हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, करियर्स क्लाउड उसका नाम है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू उसके बाद, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों, एक खास बात है कि हम वो करंट अफेयर आपका कवर कर देंगे जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 तरह के सेक्शन होंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, उसमें भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। जो क्विज होगा वो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर होगा, मंथली में 4 तरह के सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक्स की पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि अगर एक टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो 3 अलग चीज़ें मिलेंगी आपको: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों चीज़ें सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी। और जो क्विज होगा दोस्तों हमारा, वो आप मंथली बेसिस पे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर आप जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से सिर्फ रिवाइज करने के लिए, तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। और आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और हम स्टेट करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए कोई अलग अलग प्राइस नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से आप चेक जरूर कर लें। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं, जस्ट अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको गाइड करूंगा कि वो 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में अगर इसको परचेज करोगे 2022 के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। और दोनों के ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ही। इस कोड का आप यूज़ करें ASH10 को, तो आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों की कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर और इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 20 अक्टूबर 2021 का। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यार वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम से कम अपने एक दोस्त, खास दोस्त को तो शेयर कर ही सकते हो। और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में: हु वन 2021 मेंस बीएनपी परिबा ओपन 2021। तो 2021 का ये बीएनपी परिबा ओपन 2021 मेंस टाइटल जो है वो किसने जीता है? वुमेन टाइटल भी याद रखना है और मेंस टाइटल भी आपने याद रखना है। और वो प्लेयर ब्रिटिश प्लेयर है जिनका नाम क्या है? कैमरून नॉरी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको इतना ही याद रखना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कैमरून नॉरी वन द इंडियन वेल्स मास्टर 1000 टाइटल। और अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो इंडियन वेल्स लिखा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं बीएनपी परिबा ओपन, तो एक ही बात है, मतलब उसी को ये नाम जो है वो दिया जाता है। तो याद रखना है, इसको इंडियन वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हो बीएनपी परिबा ओपन, ऑल्सो नोन एज 2021 इंडियन वेल्स मास्टर्स या 2021 इंडियन वेल्स ओपन भी कहा जाता है। तो याद रखना है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये 47th एडिशन था इस बार बीएनपी परिबा ओपन का, एटीपी मास्टर्स का। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मेंस सिंगल जो है वो कैमरून नॉरी ने जीता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और वोमेन सिंगल जो है वो पॉला बडोसा ने जीता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? स्पेन से बिलोंग करती हैं। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि मेंस कैटेगरी में कैमरून है और वोमेन्स कैटेगरी में पॉला है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर यही पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Reliance Industries Limited placed at which position in the overall ranking of the Forbes World Best Employers Ranking 2021? तो यार देखो, उन्होंने पूरी कंपनीज की रैंकिंग की है। ऑलमोस्ट इसमें 750 ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो शामिल हैं, पूरे वर्ल्ड की कंपनी शामिल हैं, जो अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन बेस्ट एम्प्लॉयर्स जो है वो कौन सी कंपनी है, मतलब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे
उनकी सुरक्षा आप कह सकते हो, उनको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फोर्ब्स की तरफ से एक लिस्ट तैयार की गई है जिसको कहा गया है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2021। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में तो टॉप करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मैं बात करूंगा सिर्फ पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो इनकी रैंकिंग जो है वो 52nd पोजीशन पे है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्ब्स की रैंकिंग है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा अमीर कंपनी है और आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी साथ में प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस टॉप्स इंडिया इंक्लूसिव इन द इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2021 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स की रैंकिंग है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपने दोस्तों इसमें याद रखना है कि और भी बहुत सी हम इंडिया की कंपनीज हैं जो टॉप 100 में शामिल हैं। जैसे कि आईसीआईसी बैंक जो है वो इसमें शामिल है। आईसीआईसी की जो रैंकिंग है वो 65th है, आईसीआईसी का याद रखना है। एचडीएफसी थोड़ा सा उससे नीचे है, एचडीएफसी 77th पोजीशन पे है। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे पास 90th पोजीशन पे है। अदरवाइज और भी हैं, एसबीआई हैं, लेकिन वो 100 के ऊपर हैं। तो अगर 100 में आपको पूछें दो बैंक कौन से हैं तो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक है। और इसमें जो है वो 1,50,000 से ज़्यादा जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, लाइक 58 कंट्रीज में, उसका सर्वे जो है वो उन्होंने किया है। उसके बेस पे ये रैंकिंग जो है वो निकाली गई है। तो याद रखना है रिलायंस जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, रेवेन्यू के बेसिस पे भी आप कह सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉफिट के बेसिस पे भी कह सकते हो, और मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट को भी इन्होंने इतना ज़्यादा कैप्चर किया हुआ, बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है। तो इनको इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो कहा गया है। और ग्रेट प्लेस टू वर्क भी जो है वो ये अवार्ड इनको मिला है। रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, उनकी तरफ से दिया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है कि फोर्ब्स की तरफ से भी इंडिया में सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? रिलायंस को। और साथ में ये भी याद रखोगे कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू वर्क, उन्होंने भी जो है इनको इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स अमंग नेशन बिल्डर्स जो का अवार्ड जो है वो दिया है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। अब आते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उसमें आप पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो और साथ में वीडियो को शेयर करो, कम से कम अपने खास दोस्त को शेयर कर दो। अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन, और इसको आप स्पेसक्राफ्ट भी कह सकते हो, स्पेसक्राफ्ट का नाम भी आप बता सकते हो, विच इज नासा's फर्स्ट एक्सपीडिशन टू द ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ऑफ द यूपिटर। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, और फिर नासा वहां पे अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है और उस स्पेसक्राफ्ट का आपने नाम बताना है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखो, ट्रोजन हम वर्ड जनरली यूज़ करते हैं जब लाइक कंप्यूटर के लिए जब कोई वायरस उसमें यूज़ होता है तो हम ट्रोजन वर्ड जो है उसमें यूज़ करते हैं। एस्ट्रॉइड जो है वो आपको पता है कि क्या होता है, एक आप कह सकते हो रॉकी स्ट्रक्चर, एक पत्थर है बेसिकली जो सूरज के जो आसपास जो है वो घूमता है या फिर किसी और प्लेनेट का पाथ जो है वो शेयर करता है। तो अब अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें कि एक ऐसे छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे प्लैनेट टाइप स्ट्रक्चर जो कि सोलर सिस्टम में जो हैं वो रह चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही पुराने टाइम से जो है वो वहाँ पे घूम रहे हैं। तो किसी प्लैनेट के साथ टकरा सकते हैं या आप कह सकते हो किसी और जगह से टकरा सकते हैं, जिसके कारण इनका अध्ययन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नासा ने जो यूपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं जो यूपिटर के आसपास जो है वो घूम रहे हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए जो है वो एक मिशन जो है वो भेजा, एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है जिसका नाम क्या है? लूसी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो ये 12 साल का एक मिशन है, याद रखना है 12 साल का एक मिशन है, और पहला एक ऐसा मिशन है जो कि यूपिटर के एस्ट्रॉइड्स जो कि पत्थर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं उनको देखने के लिए जो भेजा है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं, ये भी भेद पा सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो बना कैसे है, सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है, और ये बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका मतलब जो लूसी स्पेसक्राफ्ट होगा, जो लूसी मिशन है हमारा, तो वो देखेगा कि जो पूरे के पूरे जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं वो किस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, वो कौन से पत्थर से बने हुए हैं, ताकि हमें जो है वो उनके ओरिजिन के बारे में उनके स्टार्टिंग से पता लग जाए। और स्टार्टिंग में होगा क्या कि 6 साल जो हैं वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अंदर चक्कर लगाएगा लूसी, ताकि पता लग जाए कि किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा एवोल्यूशन हुआ है, पूरा का जो है एस्ट्रॉइड जो है वो बने हैं पूरे सोलर सिस्टम के अंदर।
तो 6 साल तो इसी में जो है वो लगाए जाएंगे। तो टोटल 12 साल का ये क्या है, मिशन है। और मिशन किसका है, ये नासा का। इसी तरह से नासा इसके बाद जो है वो एक मिशन और लॉन्च करेगा जिसको नाम दिया गया डार्ट मिशन। ये भी आप याद रख सकते हो, मतलब आफ्टर लूसी ये क्या होगा, नेक्स्ट मिशन होगा नासा का डार्ट मिशन। डार्ट का मतलब है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये भी जो है वो 2021 में नवंबर में जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका मेन काम क्या है कि जो एस्ट्रॉयड जो है आप कह सकते हो धरती के साथ टकराने वाले हैं, उसके बारे में ये स्टडी करेगा। और स्पेशली एक एस्ट्रॉयड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, डिडिमॉस। तो इस एस्ट्रॉयड के बारे में जो है वो चर्चा की जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ना कि वो बेसिकली हमारी अर्थ के ऊपर टकरा सके तो उसको किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश जो है वो होगी। तो इसीलिए ये देखा जाएगा डार्ट मिशन के थ्रू। ऐसी एक मिशन और है साइकी मिशन। क्या कहते हैं उसको, साइकी मिशन, PSYCHE, साइकी मिशन। ये भी जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये भी एक एस्ट्रॉयड के बारे में जो कि मार्स और यूपिटर के बीच में है। मार्स और यूपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड है, साइकी एस्ट्रॉयड जो है उसको नाम दिया गया है। तो उसके बारे में जो है वो चर्चा यहाँ पे की जाएगी इस मिशन के थ्रू, मतलब उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाएगी। तो ये आप याद रख सकते हो कि साइकी एस्ट्रॉयड जो है वो कहाँ पे है, मार्स और यूपिटर के बीच में है। डिडिमॉस एस्ट्रॉयड जो है वो बेसिकली अर्थ के साथ टकराने वाला है, उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, उसको देखने के लिए डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है। और लूसी मिशन जो है वो बेसिकली यूपिटर के एस्ट्रॉयड को जानने के लिए किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और यहाँ पे देख सकते हो नासा लॉन्च्ड लूसी स्पेसक्राफ्ट फर्स्ट मिशन टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ट्रोजन एस्ट्रॉयड मैं बता चुका हूँ, जो पुराने समय में आप कह सकते हो कि छोटे छोटे पत्थर जो हैं या प्लेनेट टाइप स्ट्रक्चर जो हैं वो जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर रह गए। और वो किसी प्लैनेट का पाथ फॉलो कर सकते हैं, वो किसी छोटे प्लैनेट का पाथ फॉलो कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हो फर्स्ट एक्सपीडिशन है ट्रोजन एस्ट्रॉयड ऑफ यूपिटर टू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ द जायंट प्लैनेट्स, कि किस तरह से प्लैनेट्स बने हैं और किस तरह से सोलर सिस्टम की एवोल्यूशन है उसके बारे में जान सकते हैं। और ये सोलर एनर्जी के द्वारा पावर किया गया, मतलब इसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज की गई है। और इट विल रन फॉर 12 ईयर्स, मैं पहले बता चुका हूँ 12 साल का मिशन है। और जिसमें 8 एस्ट्रॉइड्स को ये लूसी स्पेसक्राफ्ट जो है विजिट करेगा, जिसमें 6.3 बिलियन किलोमीटर जो है वो कवर किए जाएंगे। तो थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंट्री होस्टेड लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग। शायद आप पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप को सुन रहे होंगे, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये 25 डेवलपिंग कंट्रीज का जो एक ग्रुप है जो कि एशिया और अलग अलग अदर जो रीजन्स हैं वहां से आती हैं। और ये मीटिंग जो होस्ट की है वो बोलीविया ने होस्ट की है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। किससे रिलेटेड है ये मीटिंग जो है दोस्तों, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी, इन्वायरमेंट से। और आपको पता है इन्वायरमेंट की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है हर साल, जिसको नाम हम देते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्या देते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और इस बार होने वाली है दोस्तों COP26, आप सबको पता है। तो COP26 से पहले इस मीटिंग को किया गया ताकि उसका फ्रेमवर्क जो है वो हम तैयार कर सकें। और COP26 जो है वो कहाँ पे होनी है दोस्तों, ग्लासगो के अंदर होनी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और ये 31 अक्टूबर को स्टार्ट होगी और 12 नवंबर को जो है वो ये मीटिंग क्या होगी, खत्म होगी। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया कि वहां पे जाके हमने जो है वो इन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। खास करके 25 डेवलपिंग कंट्रीज आपस में क्या करेंगे, इसको चर्चा में लेके आएंगी। तो ये किसने होस्ट किया, बोलीविया ने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। और इन्होंने मीटिंग का जो टॉपिक रखा था वो यही रखा था, प्रिपरेशन ऑफ COP26 ऑन क्लाइमेट चेंज एक्सपेक्टेशन एंड चैलेंज, कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होंगे, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसको अटेंड किया है। और यह है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच कंपनी स्टार्टेड ऑटोमेटेड फ्यूलिंग सिस्टम यूफिल। तो ये याद रखना है, यूफिल नाम से ऑटोमेटेड फ्यूलिंग जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया, कौन सी ऑयल कंपनी ने, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसमें आपका समय जो है वो बच सकता है। कैसे, जैसे आप पहले जाते थे तो पेट्रोल आपने फिल करवाना था, तो पेट्रोल फिल करवाते थे, उसको कहते थे कि कितने रुपए का है, वो फिर उसमें डालेगा मशीन में,
फिर वो फिल करेगा, फिर आप पेमेंट दोगे, बिल लोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो इसमें आपका टाइम जो है वो लग सकता है। तो अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो इस एप्लीकेशन के ऊपर जाएं, उसमें आप पहले ही पेट्रोल पंप पे जाने से पहले ही बीपीसीएल के, तो वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करके आप बता सकते हो कि मैं कितने रुपए का फ्यूल डालूंगा। मान लो आपने कहा कि मैं 1000 रुपये का फ्यूल डालूंगा, तो आपने पेमेंट कर दी, आपके पास एक क्यूआर कोड जो है वो आ जाएगा, वो एसएमएस के थ्रू भी आएगा आपके पास। तो उस क्यूआर कोड को बस कुछ नहीं करना, पेट्रोल पंप में जाना है, उस क्यूआर कोड को वो स्कैन कर लेगा। स्कैन करते ही वो क्या होगा कि अपने आप ही सेट हो जाएगा वहाँ पे कि 1000 रुपये का जो है वो पेट्रोल डलेगा। आप उसको बता सकते हो कि 1000 का नहीं डलवाना, आपका मन जो है वो चेंज हो गया, आपने कहा कि 500 का डलवाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 500 रुपये हैं वो बाद में क्या आ जाएंगे, आपके पास रिफंड आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सुखद सिस्टम जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है। और जरूरी नहीं कि आप यूफिल ऐप के थ्रू ही कर सकते हो इसको, आप कोई भी जो पेमेंट एप्लीकेशन है, यूपीआई एप्लीकेशन है, उससे आप ये पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो इसको ही नाम दिया है बीपीसीएल ने, किस नाम से, यूफिल के नाम से। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो याद रखना है, इन्होंने ऑटोमेटेड फ्यूलिंग सिस्टम यूफिल के नाम से जो है वो क्या किया है, स्टार्ट किया है, ताकि सीधा जाएं और वहां से जो है वो आप कह सकते हो क्यूआर कोड स्कैन करके वो आपकी जो है वो फ्यूल जो है वो आपके इसमें व्हीकल में भर देगा। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि आपको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कोई बिल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ई बिल आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। सिर्फ आपने जाना है, स्कैन करना है और साथ ही साथ जो है वो पेट्रोल आपके व्हीकल में आ जाएगा। और इसमें एक खास बात है कि आपको रीडिंग चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्री फीडेड है, अपने उसने स्कैन किया, साथ ही साथ वो जो है वो मशीन में अपने आप ही जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ट्रांसपेरेंसी है, टेक्नोलॉजी है, टाइम की बचत है, तो इसी सिस्टम को नाम उन्होंने दिया है यू फिल। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्री पेमेंट सोल्यूशन है, अगर आपने 5000 की पेमेंट कर भी दी है और आपने 1000 का डलवाया तो 4000 आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और बात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में याद रखोगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, जिसको हम मर्सर्स मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के नाम से, MCGPI के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंडेक्स जो है वो पेंशन सिस्टम के बारे में, किसी भी कंट्री के, उसके बारे में बताता है। और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज को रैंक किया गया है, 43 कंट्रीज को रैंक किया गया है। और इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है, तो बाकी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि टोटली कंट्रीज 43 हैं, तो आंसर क्या होगा, 40th होगा। मतलब इसमें भी इंडिया का रैंक जो है वो काफ़ी नीचे है। और इंडिया का जो स्कोर है वो भी काफ़ी नीचे है, 43.3 पॉइंट्स जो हैं वो इंडिया को यहाँ पे मिले हैं। लेकिन आपने पॉइंट्स याद रखने, अपने सिर्फ जो है वो रैंक इंडिया का याद रखना है। और इस इंडेक्स के अंदर ये भी बताया गया कि इंडिया को कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है इंश्योरेंस सेक्टर में, ताकि रिटायरमेंट इनकम के ऊपर जो है वो लोग ध्यान दे पाएँ और रिटायरमेंट इनकम से रिलेटेड कुछ प्लान्स जो हैं वो फोकस में लेके आ सके सरकार। और इसका मेन फोकस ही इस इंडेक्स का ये रहता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो लोगों के इनकम सोर्स क्या रहेंगे, उसके लिए जो है वो कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो चल रही हैं। और इस इंडेक्स को 50 इंडिकेटर्स को देख के जो है वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये याद रखना है, इंडिया का रैंक जो है वो 40th है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 40th आउट ऑफ 43 सिस्टम ओवरऑल मर्सर्स इंडियन रैंकिंग। तो इसमें सबसे टॉप कंट्री कौन सी, मतलब सबसे अच्छा जो रिटायरमेंट पेंशन सिस्टम है वो किस कंट्री का है, आइसलैंड का है। और इंडिया का जो है वो 40 है, थाईलैंड जो है वो 43rd नंबर पे है। ये जान के थोड़ी सी हैरानी जो है वो होती है, क्योंकि वन ऑफ दी आप कह सकते हो कि अच्छी इकॉनमीज में आता है, टूरिस्ट इकॉनमी है थाईलैंड, सिंगापुर, और 43rd पे आया। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी हैरानी जरूर है। आइसलैंड पहला, इंडिया का 40 और थाईलैंड सबसे लोएस्ट। नेक्स्ट, हु वन जूलियस बियर चैलेंजर्स चेस टूर 2021। तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। और ये आप कह सकते हो कि ये टूर्नामेंट जो है किसने जीता है, ये सिर्फ 16 साल के हैं और ये हमारे ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। और इनका नाम है रमेश बाबू प्रागनंदा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो इन्होंने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्लेयर जो क्रिस्टोफर यू हैं उनको हराया है और एक टूर्नामेंट जीत लिया, जिसका नाम क्या है हमारे पास, जूलियस बियर चैलेंजर्स चेस टूर 2021। तो अब देख सकते हो फाइनल्स में प्रागनंदा आर जो है वो जीत चुके हैं और पूरा नाम है रमेश बाबू प्रागनंदा। एंड अपने ये भी याद रखना है कि इस तरह के टूर्नामेंट जो हैं वो लॉकडाउन के दौरान जो है वो स्टार्ट किए गए थे, ताकि जो यंग टैलेंट है वो भी जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो है वो अपनी प्रतिभा को सामने लेके आ सकें। तो इसलिए इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। और वन ऑफ दी
बेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है इंडिया के रह चुके हैं और केवल कितने साल के हैं, 16 साल के हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन से आप इसको जो है वो याद रखोगे, इतना ही याद रखना जितना आपको स्लाइड में दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं द्वारा ई डेयरी सोल्यूशन, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर जो है वो अलग अलग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया है, टू सर्विस स्मॉल डेयरी फार्मर्स। तो यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है द्वारा ई डेयरी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने टाई अप किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। क्या इन्होंने टाई अप किया है ताकि जो छोटे हमारे पास डेयरी फार्मर्स हैं जो जुड़े हुए हैं इससे डेयरी इंडस्ट्री से, तो उनको जो है वो फाइनेंशियल और कैटल मैनेजमेंट जो पशुपालन है उसको मैनेज करने के सोल्यूशन जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। जो छोटे आप कह सकते हो डेयरी फार्मर्स हैं या आप कह सकते हो मीडियम डेयरी फार्मर्स हैं, उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें होगा क्या कि जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके जो कस्टमर्स हैं उनको दोबारा ई डेयरी सोल्यूशन जो है वो पशुओं के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगी। मतलब आप कह सकते हो कैटल लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनको जो है वो अलग अलग तरह के लोन की फैसिलिटी जो है वो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन वो प्रोवाइड कौन करेगा, दोबारा ई डेयरी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो दोबारा ई डेयरी सोल्यूशन जो है वो एक डिजिटल आइडेंटिटी टैग देता है, डिजिटल आइडेंटिटी टैग देता है, आईडी देता है, जिसको कहते हैं सुरभि आईडी टैग या सुरभि ई टैग कहा जाता है उसको। सुरभि ई टैग जो है वो पशुओं की जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, उसके मजल को देख के, मतलब आप कह सकते हैं नोज से जो है वो वहाँ से जो है वो इसकी पहचान हो जाती है कि जानवर जो है वो ये वाला है। तो हर जानवर की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, तो वो जो है वो बताई जाएगी और उस सुरभि ई टैग के थ्रू जो है वो आपको पशुओं के लिए लोन जो है वो मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो डेयरी फार्मर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं डेयरी इंडस्ट्री से, तो उनका जो फाइनेंशियल गोल है वो तो इम्प्रूव हो ही जाएगा, आप कह सकते हो कि आगे बढ़ सकते हैं वो, और साथ में उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सकता है। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दोबारा ई डेयरी सोल्यूशन। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखें, इसको 2008 में बनाया गया था। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय कनवल हैं, अजय कनवल। और साथ ही साथ याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। द्वारा ई डेयरी सोल्यूशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 2008 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई के अंदर है। और इसके फाउंडर एंड सीईओ जो हैं वो रवि हैं, रवि के ए पूरा नाम है इनका, तो रवि आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो द्वारा ई डेयरी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप किया ताकि डेयरी फार्मर्स को लोन मिल सके। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स को द्वारा ई डेयरी जो है वो पशुओं की आइडेंटिटी देख के जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, इंडिया और कौन सी कंट्री ने मैरीटाइम डायलॉग पहली बार जो है वो किया है। पहली बार हुआ है इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैरीटाइम डायलॉग मतलब नाम से पता लग रहा है कि ये दो कंट्रीज का जो नेवी का सिस्टम है उसको और इम्प्रूव करेगा। इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है दोनों कंट्रीज जो है वो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि चाइना को हम किसी तरह से जो है वो क्या कर सकें, रोक सकें, और उनका जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर उसको रोक सकें। और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज में अगर कोई डिस्प्यूट है आप कह सकते हो नेवी से रिलेटेड, तो उसको भी दोनों कंट्रीज मिलके जो है वो खत्म कर सकती हैं। और ये पहली बार जो मैरीटाइम डायलॉग हुआ है वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। तो दोनों कंट्रीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी, दोनों कंट्रीज में ट्रेड जो है वो बढ़ सकता है, और साथ में आप कह सकते हो कि एक दूसरे की कंट्री में पानी के रास्ते जाने की इजाज़त जो है वो भी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो मतलब आप कह सकते हो कि इसमें आपको परमिशन लेने की या डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ही कम ज़रूरत होगी अब, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है कि हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा कर देंगे, ट्रेड भी जो है वो आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोदी जी, और यहाँ पे आप बोरिस जॉनसन देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, या आप कह सकते हो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, दोनों के बीच में एक मैरीटाइम डायलॉग हुआ। नेक्स्ट, हु रोट ए बुक टाइटल्ड द स्टार्स इन माई स्काई। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, खास करके पंजाब के स्टूडेंट जो है वो इसको याद रख लें, क्योंकि ये एक्ट्रेस जो है वो पंजाब से बिलोंग करती हैं। और आंसर क्या है इनका, दिव्या दत्ता। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो याद रखना है ये उनकी दूसरी बुक है, इससे पहले वो लिख चुके थे मी एंड माँ, मी एंड माँ नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी 2017 में, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिला, तो इस बार भी आने के चांसेस द स्टार्स इन माई स्काई। तो ये बुक जो है वो दिव्या दत्ता के एक्सपीरियंस हैं, जो उन्होंने बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ के साथ काम किया है और उनका इफेक्ट जो है वो इनकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ा है उसके बारे में ये बुक लिखी गई है।
जैसे कि आप कह सकते हो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है अमिताभ बच्चन जी, देवानंद जी, तो दिलीप कुमार, आप कह सकते हो शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जश चोपड़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। तो इनका इफेक्ट जो है वो इनकी सोच का, इनके रहने का क्या तरीका है, कैसे इनकी लाइफ ने दिव्या दत्ता की लाइफ को इफेक्ट किया है, इसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, द स्टार्स इन माई लाइफ। और ये स्टार्स किसको कहा गया है? ये कहा गया है इन लोगों को जो कि बहुत बड़े नाम हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर कवर पेज, द स्टार्स इन माई लाइफ दोज हु ब्राइटन्ड माई फिल्म जर्नी, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। इवन ये बुक जो है वो फॉरवर्ड भी किसने की है? ये अमिताभ बच्चन जी ने फॉरवर्ड की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेंगुइन का एक साइन, मतलब आपको पता लग गया कि पब्लिश किसने किया होगा। कौन सी कंपनी ने जियो स्पॉक कंपनी को अक्वायर कर लिया है? आप कह सकते हो पूरी की पूरी कंपनी अक्वायर कर लिया टू प्रोवाइड नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी लोकेशन एंड ट्रैकिंग सर्विसेज। तो सिंपल है कि इसमें अच्छी मैप सुविधा जो है वो आपको मिल सके, आप लाइव देख सको कि व्हीकल कहाँ पे है, तो उसके लिए ये खरीदी है कंपनी ओला ने। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ओला ने एक पूना बेस्ड एक कंपनी थी जिसका नाम था जियो स्पॉक, मतलब जियो स्पेटियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, जो कि आप कह सकते हो कि नई तरह की मोबिलिटी, नए तरह का आने जाने का तरीका और नई ट्रैकिंग सर्विसेज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको अक्वायर किया है। इसका मतलब ये एक ऐसा मैप जो है वो तैयार कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें 3D मैप, HD मैप या वेक्टर मैप जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि जो व्हीकल आपने मंगवाया है वो बेसिकली कहाँ तक पहुंचा है, एग्जैक्ट मतलब लोकेशन पता लग जाएगी। तो एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो सिंपल है कि मैप्स को इम्प्रूव करने की कोशिश, ताकि कंज्यूमर मूवमेंट्स पता लग सके, एक्चुअल में कहाँ पे आप जा रहे हो, कौन से व्हीकल से जा रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ स्लाइड से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक नई प्रजाति का पता लगा है, और वो कौन सी प्रजाति है? प्याज की, अनियन की प्रजाति है, जिसका नाम है एलियम नेगिनम। तो याद रखेंगे अनियन की स्पीशीज है, ये आपको पूछा जा सकता है कि किसकी स्पीशीज है, तो एलियम से याद रखें, एलियम नेगिनम। तो जो नेगिनम नाम है वो बेसिकली आप कह सकते हो किसी को ऑनर किया गया है, ये है डॉक्टर कुलदीप नेगी जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी, उनको ऑनर किया गया है, जो कि आप कह सकते हो बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर हैं एलियम के, जो कि प्याज की एक आप कह सकते हो स्पीशीज है। और ये कहाँ पे ढूंढी गई है ये नई स्पीशीज? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। ये भी आपने याद रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करेंगे, फिर ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। और एक दोस्त को तो यार शेयर कर ही दिया करो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। हु लॉन्च्ड जियोस्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया? तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन जियोस्पेटियल एनर्जी मैप बेसिकली क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है नीति आयोग की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो नीति आयोग के साथ जो मिलके लॉन्च किया है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर देखो नाम क्या है? एनर्जी मैप। इसका मतलब ये एक ऐसी पिक्चर प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा मैप प्रोवाइड करेगा जिसमें आपको एनर्जी रिसोर्सिस के बारे में पता लग जाएगा। एनर्जी रिसोर्सेज जितने भी पूरी कंट्री के अंदर है उसकी लोकेशन पता लग जाएगी। मैप के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज कितने हैं, और उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो सकता है, क्योंकि आपको मैप के अंदर सब कुछ पता है कि यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज है, यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इतना टाइम जो है वो यहाँ पे पहुँचने में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। इसका मतलब आप कह सकते हो हर तरह के एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें आपको पावर प्लांट्स हो गया, उसमें आपको ऑयल गैस वेल्स कहाँ पे हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहाँ पे हैं, कोल फील्ड कहाँ पे हैं, कोल ब्लॉक्स कहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा जो है वो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स का वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसमें आप जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हो। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब हम उसको यूटिलाइज भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? नीति आयोग। तो इस तरह का एनर्जी रिसोर्स मैप है, तो इससे हमें पता लग जाएंगी सारी चीजें कि कहाँ पे कौन सी स्टेट में किस तरह की एनर्जी जो है वो हमारे पास है, या कौन सी स्टेट एनर्जी के ऊपर किस तरह से काम कर रही है। तो दिस इज द जियोस्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर राजीव कुमार जिन्होंने इसको लॉन्च किया, और डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के डेप्टी या आप कह सकते हो वाइस चेयरमैन है। और चेयरमैन आपको बताइए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होंगे, सीईओ जो है वो अमिताभ कांत होंगे।
नेक्स्ट है नाबार्ड की एक सब्सिडरी है जिन्होंने एक ट्रस्ट डीड फॉर क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो बनाया है, ट्रस्ट फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पैसा दिया जा सके, उनको क्रेडिट दिया जा सके ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो सिंपल है, मैं आपको फंड का नाम भी बता देता हूँ और साथ ही साथ उस सब्सिडरी का नाम भी बता देता हूँ जो नाबार्ड की है। तो उसका नाम है नैब संरक्षण। नैब संरक्षण, नैब संरक्षण आपको पता है नाबार्ड संरक्षण इसका नाम है। तो ये नाबार्ड की एक सब्सिडरी है। इन्होंने एक जो है वो आप कह सकते हो फंड बनाया है जिसको नाम क्या दिया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका जो है बनाया गया है। कितने करोड़ रुपए का ये फंड है दोस्तों? 1000 करोड़ रुपए का फंड है। ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। 1000 करोड़ रुपीस का कितने एफपीओस के लिए बनाया गया है? 10,000 एफपीओस के लिए बनाया गया, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाबार्ड की एक सब्सिडरी, नाबार्ड संरक्षण ने एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया किसके लिए? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 1000 करोड़ का फंड है। कितनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? 10,000 के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो फंड है वो यूज किया जाएगा अलग अलग तरीके से ताकि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला हमारे पास क्या है? बीपीसीएल वाला ही है, वो तो हम कर चुके हैं कि उन्होंने यूफिल स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सेक्टर नीड्स 49.9 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट बाय 2040 टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे दी गई है, और वो रिपोर्ट जो है वो किसने दी है? यूएनओपीएस ने दी है। यूएनओपीएस का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। तो इन्होंने एक जानकारी दी है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें कम से कम 49.9 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कब तक? 2040 तक, ताकि हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सके। और अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तभी हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर पाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज कोपेनहेगन के अंदर है। कोपेनहेगन मतलब मैं बात कर रहा हूँ डेनमार्क की। नेक्स्ट, आईएमएफ ने रिड्यूस कर दिया है इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी फोरकास्ट बाय 25 बेसिस पॉइंट, और ये 6% हो गया। इसका मतलब इससे पहले जो वो 6.25% पोटेंशियल जीडीपी फोरकास्ट की गई थी। दोस्तों, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी सरकार कोई पैसा इन्वेस्ट करती है मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। अगर लोगों को पैसा सरकार ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो बैंक्स के थ्रू प्रोवाइड कर रही है, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब लोग मार्केट से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। मार्केट से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो इसका मतलब डिमांड भी चीज़ों की बढ़ेगी, इसका मतलब प्राइस भी चीज़ों का बढ़ेगा। तो जब भी देश में ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे चीज़ों में महंगाई भी आती है, मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो ये क्लियर है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन में से हमें एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसमें हम ज़्यादातर सेक्रीफाइस किसको करते हैं? इन्फ्लेशन को, क्योंकि टारगेट हमारे पास क्या है? ग्रोथ है। तो पोटेंशियल जीडीपी इसी चीज़ को देखता है। पोटेंशियल जीडीपी कहता है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाए बिना आप कितनी ग्रोथ कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा, वैसे तो बढ़ेगी इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाए बिना आप जो है वो कितनी ग्रोथ करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल जीडीपी। तो ये याद रखना आपने। तो इसको 6% आंका गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। नेक्स्ट, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के लिए, और वो रितेश चौहान जो है वो इसको लीड करेंगे, क्योंकि रितेश चौहान जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो बनाया गया, क्यों बनाया गया है? ये रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो सबमिट करनी है, क्योंकि बहुत सी स्टेट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, जिसके कारण इसको बनाया गया कि देखो भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स को प्रॉब्लम है प्रीमियम देने में। क्योंकि जो फार्मर्स की तरफ से प्रीमियम देना है, अगर वो राबी क्रॉप है तो उनको 1.5% प्रीमियम देना है। अगर वो आप कह सकते हो कोई खरीफ क्रॉप है 2% प्रीमियम देना है। और अगर कोई कैश क्रॉप है लाइक कॉटन है या शुगर केन है, तो कैश क्रॉप है तो उसके लिए 5% प्रीमियम देना। बाकी जो प्रीमियम होगा वो सारा का सारा सरकार पे करेगी, और उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल शेयर होगा। अब कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि स्टेट सिर्फ 30% देंगी, कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि सारा का सारा सेंटर दे। तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के ऊपर ये कमेटी बनाई गई रितेश चौहान की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर आप कह सकते हो कि प्रागनंदा जी ने जूलियस बेयर चैलेंजर्स चेस टूर्नामेंट जीत लिया। आपको पता है 16 साल के हैं तो इन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है, तो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
इथोपिया के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है सिसे लेमा, और ये लंदन मैराथन के अंदर जीत चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि लंदन मैराथन जो है वो हर साल होती है, और ये 1981 से हर साल हो रही है, और लंदन में होती है, तो सिंपल है। तो सिसे लेमा लंदन इन्होंने मैराथन जीत लिया 2 घंटे 4 मिनट और 1 सेकंड के अंदर इन्होंने इस मैराथन को पूरा किया। और ऐसी ही एक कीनिया की प्लेयर हैं जिनको नाम दिया गया है जोसिलिनी जेप्सकोगी। तो ये वुमेन मैराथन जीत चुके हैं, इन्होंने 2 घंटे 17 मिनट और 43 सेकंड में इस लंदन मैराथन को पूरा किया। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इस वर्ड या इस लाइन को ही याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 19 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मनी। तो सबसे लिक्विड मनी जो है वो कौन सी है। इसमें लिक्विड मनी का मतलब है जिसमें कैश की फॉर्म में या वो पैसा ज़्यादा है जिसको आप कैश की फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। तो M1 वो मनी है दोस्तों जिसमें आप कैश की फॉर्म में पैसे को ज़्यादा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कैश की अमाउंट भी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड मनी। तो किसी दिन अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि M1, M2, M3, M4 में क्या क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो अपने याद रखें, सबसे लिक्विड मनी जो कौन सी होती है, M1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे भी बहुत ही सिंपल है। इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय। म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है। तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा 21 की वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 21 के लिए है। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करें, कम से कम अपने एक दोस्त को तो यार शेयर कर ही दो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को प्रेस कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, और हमेशा खुश रहोगे तो इसका मतलब आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे आपको आगे बढ़ने का लक्ष्य जो है मिलता रहेगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।